सत्य प्रकाश जी, मैंने अपने बेटे की शादी कराने के लिए बहुत हाथ पैर मार लिया है, कुछ करो। अरे यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके चक्कर में काव्या बेटी की भी शादी नहीं हो रही, न कोई रिश्ता मिल रहा। पता नहीं टीबी जैसी इतनी गंभीर बीमारी इसको कैसे लग गई। माँ, भैया की शादी कराने का एक ही रास्ता है। अब कोई ऐसी वैसी लड़की से शादी करवा दो और जिससे भी करो उसे भैया की टीबी के बारे में मत बताना, वरना ऐसे तो भैया कुंवारे रह जाएंगे। काव्या, ये बात तो गलत है ना? काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी शादी अब तेरी बीमारी के बिना बताए ही होगी और मैं कल ही पंडित जी से मिलने जाऊंगी। बेटे की शादी ना होने पर सुमित्रा राहुल के टीबी होने की बात छुपाकर पंडित से उसके बेटे के लिए एक अच्छे घर की सुशील लड़की की मांग करती है। फिर पंडित काली रंग की मंजू नाम की लड़की की उसे फोटो दिखाता है। सुमित्रा को मंजू पसंद नहीं आती, मजबूरी में राहुल की शादी मंजू से करवा देती है। गृह प्रवेश करने के बाद काव्या अपनी भाभी की शक्ल देखकर कहती है, अरे माँ, ये तुमने भैया की कैसी लड़की से शादी कर दी, गरीब ऊपर से काली कलूटी। अरे मुझसे कितनी काली दिखती है ये। अब क्या कर सकते हैं, तेरे भाई के नसीब में यही आनी लिखी थी। माँ, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहता। इस काली कलूटी को मेरे मत्थे क्यों मर दिया? अब जो हो गया जाने दो। जाओ बच्चों, तुम आराम कर लो। कम से कम हमारे बच्चे की शादी तो हुई, इसका तो खैर नहीं मनाया जा रहा है तुमसे। तभी सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जब मंजू तैयार होती है तो खुद को शीशे में देखकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई है। राहुल जी मेरी तरफ आ रहे हैं, उनसे मैं अपनी मांग भरवा लेती हूँ। सुनिए राहुल जी, क्या आप फिर से मेरी मांग भर देंगे? क्यों बार बार मुझे मेरी बर्बादी का काम मेरे हाथों से दोबारा मुझसे करवाना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानता। ये आप क्या बोल रहे हैं राहुल जी? शादी तो दोनों परिवार की सूझबूझ से हुई है, इसमें कैसी जबरदस्ती? आपकी माँ खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी। देखो, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मुझसे जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बोलकर राहुल चला जाता है। राहुल की बात से मंजू को बहुत ठेस पहुंचती है, वह रोने लगती है। लेकिन सास की आवाज आने पर वह फौरन नीचे पहुंच जाती है और कहती है, माँ जी, आपने बुलाया मुझे? माँ जी क्या कर रही है? सुबह का नाश्ता तेरे पीहर वाले आकर बनाएंगे। हम सबको भूख लग रही है, जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना कर ला। उससे पहले काली भाभी, मेरा ये सूट प्रेस कर दो और हाँ, थोड़ा ध्यान से प्रेस करना, कहीं अपनी काली सूरत की तरह मेरे कपड़े भी काले कर दो जलाकर। नंद जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी। ससुराल वालों के ऐसे बर्ताव से उसे बुरा लगता है। फिर ननद की बात सुन मंजू उसे कपड़े प्रेस करके दे देती है। फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है, जिसे खाकर काव्या नुक्स निकाल कर बोलती है, ओहो भाभी, ये क्या है? अपनी जैसी काली चाय को बना दी। अरे हमारे यहाँ गोरे दूध की, मेरा मतलब दूध वाली चाय बनती है। क्या है ये? कुछ काम वाम करना नहीं आता है क्या? अरे दूध क्या, खाना कौन सा बढ़िया बना दिया है। ये चने के पराठे हमारे घर में नहीं खाए जाते, समझ आई बहू? ओ बहुरिया, अब हमसे पूछ कर खाना बनाया करना। अगर दोबारा ऐसा खाना बनाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ कीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा खाना नहीं बनाऊंगी। कुछ देर बाद जब वह कपड़े धो रही होती है तो सास ढेर सारे कपड़े लाकर उस पर फेंक देती है और कहती है, ये आधे कपड़े धोकर एहसान कर रही है क्या? बाकी के कपड़े कौन धोएगा? इन्हें भी अच्छे से साफ कर, अगर ये कपड़े फटे तो मैं तुझे भी फाड़ दूंगी। ऐसा बोलकर सुमित्रा चली जाती है। फिर मंजू रोते हुए कपड़े धोती है। वक्त गुजरता है। ससुराल वाले और पति राहुल मंजू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। कभी वह खाना लाती तो सास फेंक दिया करती थी और राहुल से बात करने की कोशिश करती थी तो राहुल उस पर चिल्ला दिया करता था। बात तो तब आगे बढ़ गई जब चुपचाप मंजू रोकर घर का सारा काम करती और फिर सुमित्रा किसी गलती पर उस पर हाथ उठाने लगती है। एक बार सास गीली जगह पर फिसल जाती है तो मंजू के बाल पकड़कर कहती है, क्यों री कल मुही, मुझे जीते जी मारना चाहती है क्या तू? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर आप सब लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अच्छा, अब तेरी जुबान भी चलेगी? काव्या, जल्दी से डंडा लेकर आ। अभी सुमित्रा काव्या से डंडा लेकर मंजू को मारती है। फिर सत्य प्रकाश को उस पर दया आ जाती है तो वो बहू को कमरे में भेज देता है। मंजू बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रही थी। रात के समय वह नंद के लिए कॉफी ले जा रही थी कि कॉफी राहुल के शर्ट पर गिर जाती है। राहुल उस पर चिल्ला देता है, तुम्हें 100 बार मना किया है ना मैंने, फिर भी क्यों मेरे सामने आ जाती हो? ठीक है, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आज मुझे बता ही दीजिए कि आपने मुझसे शादी क्यों की। बोलिए, आज मुझे सारे जवाब चाहिए। सुनना चाहती हो तो सुनो।
टीबी की बीमारी के कारण कोई लड़की मुझसे शादी नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माता पिता से इस बात को छुपाया और मेरी शादी तुमसे करा दी। तुम काली हो इसलिए कोई पसंद नहीं करता। हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। धोखा दिया है आपने मुझे राहुल, धोखा। पर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन मेरी इनसे शादी हुई है, मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना ही होगा। ये सुनकर मंजू को जोर का झटका धीरे से लगता है। इसके बाद वह अपने पति का ख्याल रखने लगती है। ऑफिस से आने के बाद उसे फल काट कर देती, टाइम टाइम पर दवाई देती है। अगर उसे खांसी आती है तो हमेशा उसके लिए पानी का ग्लास लेकर खड़ी होती है। उल्टी आने पर उसकी उल्टी साफ करती है। जब जब राहुल को कमजोरी महसूस होती है तो मंजू उसके पास होती थी। उसका ख्याल रखने से राहुल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहता है, मैंने मंजू के साथ बहुत बुरा किया है। सच जानने के बावजूद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरा ख्याल रखा। अब मुझे अपने पति होने का कर्तव्य निभाना है। ये कहने के बाद राहुल मंजू से अपने गिले शिकवे दूर कर उससे माफी मांग लेता है। अगले दिन फिर किसी बात पर सुमित्रा मंजू को मारने वाली होती है। इतने में राहुल आकर सुमित्रा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं मंजू पर और जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। मैंने उसे अपनी पत्नी मान लिया है। बेहतर होगा कि आप उसे इस घर की बहू मान लें और काव्या भी उसे अपनी भाभी का दर्जा दे। हे भगवान, ये तू क्या बोल रहा है? कहीं इसने तेरे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया? मुझे तो यही लग रहा है माँ। माँ, आज मैं पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैं मंजू के साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मंजू मंजू लगा रखा है तूने? ज्यादा ही है तो अपनी पत्नी को अपने पास एक कमरे में रख। आज से इस घर का बंटवारा हो रहा है और उस बंटवारे में तेरे हिस्से में बस एक कमरा और रसोई है, इसके अलावा कुछ नहीं। माँ, अपने बेटे को अलग कर रही हो। ठीक है, मैं रह लूंगा अलग। एक कमरा होने के बाद दोनों एक ही कमरे में रहते थे। बंटवारे के कारण पति पत्नी कहीं और नहीं जाते थे। एक दिन घर पर काव्या सत्यप्रकाश नहीं होते हैं। भूख लगने के कारण सुमित्रा ऊपर के फ्लोर से नीचे सीढ़ियों से आती है कि पैर फिसलने से उसके सिर से बहुत खून निकलने लगता है। माँ को ऐसी हालत में देखकर राहुल फौरन आता है। फिर मंजू साड़ी का पल्लू फाड़कर सास के सर पर बांधती है। सुमित्रा को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होश आने पर सुमित्रा अपने सामने राहुल और मंजू को पाती है और कहती है, राहुल, मंजू बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, यहाँ तक कि तुम दोनों का बंटवारा करके अलग कर दिया। फिर भी तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। आज यहाँ जिन्हें होना चाहिए था वो यहाँ नहीं है। अब मैं तुम दोनों से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। अरे माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए। मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। आप मुझे कितना भी डांट सकती हैं। हाँ माँ, हम आपके बच्चे हैं, हमें बुरा नहीं लगता तो शर्मिंदगी वाली बात कैसी? पर क्या अब भी हम अलग रहेंगे? नहीं नहीं बच्चों, अब तुम मेरे पास रहोगे, कोई बंटवारा नहीं होगा। मंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बहू बेटे के साथ खुशी खुशी रहती है। साथ ही नंद भी मंजू से माफी मांग लेती है। दिया अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी 3 बड़ी बहुओं का रंग गोरा था तो वहीं 2 बहुएं बिल्कुल काले रंग की थीं। एक दिन 5 बहुएं और सास एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। खुश तो मैं हूँ। किस वजह से माँ? तू तो कुछ ना ही पूछे तो अच्छा है। जब भी कोई अच्छी बात तुम दोनों काली कलूटियों को बताती हूँ तभी मेरी खुशी में ग्रहण लग जाता है। तू अपना काम कर। मीनाक्षी और नंदिनी को दिया की बात सुनकर बहुत बुरा लगा और वो दोनों दूसरे कमरे में आ गई। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि अगर माँ को हमारे रंग से इतनी परेशानी है तो वो हमें अपनी बहू बनाकर लाई ही क्यों थी? हाँ, लेकिन जो हमारी किस्मत में था वो हो गया। अब ज्यादा इस सब के बारे में मत सोच। नंदिनी और मीनाक्षी दोनों जैसे ही कमरे से बाहर आईं तो वहाँ उनकी पड़ोस की एक औरत आस्था बैठी हुई थी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दिया, ये हैं तेरी छोटी बहुएं? हाँ, यही दोनों हैं। तेरी 3 बहुएं तो बिल्कुल गोरी चिट्टी है, फिर तूने अपने 2 बेटों की शादी ऐसी काली लड़कियों से क्यों कर दी? पता नहीं, शायद उस वक्त मेरी अकल घास चरने चली गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे तू चाय तो ले। नहीं नहीं, अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम तीनों भी हमारे घर जरूर आना। दिया आस्था को छोड़ने दरवाजे तक गई कि तभी अरे जरा देखो तो, दोनों काले गुलाब जामुनी को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। सही कहा तूने, अब जब लोगों के सामने मलाई रबड़ी रखी हो तो गुलाब जामुन को कौन पूछेगा फिर।
बस बहुत हुआ, हमेशा रंग की बात करके आप लोग कभी थकते क्यों नहीं हो? हाँ माना हमारा रंग काला है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, हम ही कर देते हैं। क्या? तुम्हारी बेइज्जती। दोनों देवरानियों को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से कमरे में आ गईं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे नसीब में और है ही क्या? सुंदरता बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में खुश रहने के लिए, लेकिन हमारे पास वो है ही नहीं। नहीं नंदनी, ऐसा नहीं है। तू जानती नहीं, आज की दुनिया में खुशियां भी खरीदनी पड़ती हैं। और अब हम भी ऐसा ही करेंगे। हम मेकअप लगाएंगे और इस बदसूरती का ठप्पा खुद पर से हटवा कर रहेंगे। नंदनी ने थोड़ा सोचा। ठीक है भाभी, मेरे पास कुछ जुड़े हुए पैसे हैं तो हम कल उससे मेकअप लेने चलेंगे। ठीक है। अगली सुबह मीनाक्षी और नंदनी अपने अपने पैसे लेकर बाजार पहुंची और उन्होंने फाउंडेशन, लिपस्टिक, फेस पाउडर और आई शेडो जैसी बहुत सी मेकअप की चीजें खरीद ली। मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा। दोनों काली बहुएं अपना सामान अपनी सास और जेठानियों से छिपाती हुई अपने कमरे तक पहुंची और वहां पर दोनों ने ही अपना मेकअप किया। मेकअप से वो दोनों सुंदर दिखाई दे रही थी। वाह भाभी, इन छोटी छोटी ऐसी चीजों में तो जादू है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद को निहारती ही रहूं। सच में मेकअप तो एक बड़े ही कमाल की चीज है। लेकिन नंदनी, अब जल्दी से ये सारा सामान किसी सेफ जगह पर छिपा दो, वरना अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। नंदनी ने सारा सामान छिपाया और दोनों बहुएं इतराती हुई कमरे से बाहर आईं। क्या बात है, आज तो दोनों काली कलूटियों के भाव कुछ बढ़े हुए लग रहे हैं। रिटायर इंसान। रिटायर इंसान किसे बोला? बोल काली शकरकंदी। नंदनी, इस सफेद भूत की बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत बोलने की? बहुत एटीट्यूड आ रहा है तुम दोनों में। रुको, अभी बताती हूँ। तनु ने पानी से भरा गिलास मीनाक्षी पर फेंकना चाहा, लेकिन नंदनी ने उसका हाथ पकड़ के पानी उल्टा उसी पर गिरा दिया। हाउ डेयर यू! शायद अब अकल आ गई होगी। मीनाक्षी और नंदनी दोनों वहाँ से चली गईं। मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर एक ही दिन में इन दोनों में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। जरूर कोई तो बात है जिसे ये दोनों हमसे छिपा रही हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? वो तो इनकी जासूसी करने पर ही पता चलेगा। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। अगली सुबह मीनाक्षी और नंदनी ने फिर मेकअप किया। भाभी, इस मेकअप ने तो हमें सुंदरता के साथ साथ आत्मविश्वास भी दे दिया। नंदनी और मीनाक्षी आपस में बातें करती हुई मेकअप किए जा रही थी, लेकिन उनको मेकअप करती उनकी जेठानी रीना देख रही थी। ओह, तो अचानक ही मरे हुओं में जान आने की ये वजह है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रीना बिना आवाज किए भागती हुई अपनी सास के पास पहुँची। क्या है बहू, कोई भूत वूत देख लिया क्या? इतनी जल्दी में क्यों आ रही है? रीना कुछ नहीं बोली और अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे मीनाक्षी और नंदनी के कमरे में ले गई। भूत नहीं माँ, चुड़ैल देख ली मैंने। आप भी देखो। वहाँ सारा मेकअप का सामान रखा हुआ था, जिसे देखकर दिया बोली, ये सब क्या है? तभी वहाँ अंशु और तनु भी आ गईं। कौन काला गोरा होने की कोशिश कर रहा है? मुझे जवाब दो तुम दोनों। रहने दो, इधर दो ये सारा सामान मुझे। दिया ने अपनी बहुओं का सामान उनसे लेकर अपनी गोरी बहुओं को दे दिया और बोली, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम तो कल भी काली थी और आज भी काली ही हो। इन सबको लगाकर तुम क्या करोगी? मेरी गोरी बहुएं इसे लगाएंगी तो वो और भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी, समझी तुम दोनों? तीनों गोरी बहुएं बहुत खुश हुईं। आपने अच्छा ही किया माँ, जो आपने हमसे इस सामान को ले लिया। मीनाक्षी की बात सुनकर सभी को थोड़ा अजीब लगा। वैसे भी इस सब को लगाने से भी क्या होगा? है तो ये बस ऊपरी सुंदरता ही ना। छिप छिप कर इसे इस्तेमाल करने से सिर्फ हमारे दिल को एक तरफा ही खुशी मिल सकेगी। कभी भी हम पूरी तरह खुश नहीं हो पाएंगे। मेकअप अगर एक तरफ इंसान की ताकत है तो वहीं दूसरी तरफ कमजोरी भी है। मैं जानती हूँ कि हम चाहे जो कर ले, लेकिन ना कभी हमारे किसी भी काम से आपको खुशी मिलेगी माँ, ना कभी किसी और को। तो फिर इन सब को करके भी क्या फायदा? भाभी ने सही कहा माँ, अगर आप हमसे ये सामान लेना चाहती हैं तो ले लो। वैसे भी इन खुशियों के हकदार शायद सिर्फ गोरे लोग ही होते हैं। हम दोनों ना कभी किसी की खुशी की वजह थे, ना ही शायद कभी हो पाएंगे।
जब हमारे परिवार वाले ही हमसे खुश नहीं हैं, तो फिर इन सबको करके भी क्या फायदा। अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर दिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गोरी बहुएं भी बिल्कुल शांत खड़ी हुई थीं। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहुओं, मैंने हमेशा ही तुम्हारे रंगों की वजह से तुम्हारे बीच में भेदभाव रखा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अगर मैं अपने ही घर में अपने बच्चों को खुश ना रख पाऊं तो फिर मेरा होना बिल्कुल बेकार है। मैंने हमेशा अपनी खुशियां देखी, तुम दोनों का दर्द तो मैं कभी देख ही नहीं पाई, लेकिन आज मुझे ये सब समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। हमें भी माफ कर दो, हम लोग भी बहुत ज्यादा गलत हरकतें कर रहे थे, लेकिन सच में दिल की खूबसूरती ही ज्यादा जरूरी है। आज तुम दोनों ने हमारे मन का मैल दूर कर दिया। माँ, भाभी, आप माफी मत मांगो, हम बस आपको समझाना चाहते थे कि इंसान की बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदरूनी खूबसूरती जरूरी होती है। हमें किसी मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही बहुत अच्छे हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दिया और उसकी गोरी बहुओं को उनकी गलती का एहसास हो गया था और अब वो मीनाक्षी और नंदनी को कभी भी उनके रंग के ऊपर नहीं चढ़ाती थीं। सभी घर में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे और सब कुछ फिर से ठीक हो चुका था।